कहते हैं ट्रेड इम्बैलेंस, जहां पे उसका ट्रेड सरप्लस है, हमारा नेगेटिव है, उसको करेक्ट करना है और वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग से होगा, करप्शन फ्री इन्वायरमेंट से होगा। और के साथ में जो बाउंड्री का मामला है और अरुणाचल प्रदेश का जो मामला है, ये जो ईस्टर्न सेक्टर का मामला है और वेस्टर्न सेक्टर का मामला है, तो उसमें नरेंद्र मोदी जी बहुत तेजी के साथ काम कर रहे हैं। और मैं ये समझती हूं कि अमेरिका को वो भली भांति ये बात समझ में आ गई है कि नरेंद्र मोदी जो है एक बहुत डिसिसिव लीडर हैं और बहुत फास्ट थिंकिंग लीडर हैं। तो कहीं उन्होंने यू टर्न की बात आपने जो कही, हमारे साथ विजय जी बने हुए हैं। विजय क्रांति जी, अभी इन्होंने अरुणाचल की बात कही और अरुणाचल की बात जैसे चर्चा होती है देश में तो चाइना की बात आती है और चाइना ने जिस तरह से उपद्रव बचाया पिछले कई सालों में, और भारत सरकार कहीं न कहीं कभी एस एम कृष्णा की चुप्पी, कहीं मनमोहन सिंह की जो मौन जो रहा उनका, और कभी शिवशंकर मेनन का अपना जो स्टाइल रहा जो वहां रहे, तो आप इस परिप्रेक्ष्य में भारत, चीन और अमेरिका के संबंध को कैसे देखते हैं? लगता है संपर्क टूट गया है। सुदेश जी, ये जो दीपिका जी अभी बात कर रही थी कि अरुणाचल को लेकर के और जो बातें इन्होंने कही, तो भारत, चीन और अमेरिका के इस त्रिकोण को, इस संबंध को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जैसे जैसे इकोनॉमिक रिलेशंस हमारे बढ़ेंगे, चाइना का स्टेक्स भी इंडिया में बढ़ेगा, तो चाइना अपने इकोनॉमिक डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाएगा और बॉर्डर इश्यूज को सेटल करना जरूरी है। सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, चाइना के लिए भी जरूरी है, क्योंकि चाइना भी इन्वेस्टमेंट एटमॉस्फेयर देख रहा है हर जगह। चाइना साउथ अफ्रीका गया हुआ है, चाइना हर जगह इन्वेस्ट कर रहा है। तो इंडिया एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन अच्छा तभी होगा जब लोगों का ट्रस्ट चाइना के ऊपर होगा, क्योंकि इंडिया का आप सेंटिमेंट देखे हैं कि एक छोटे से इंसिडेंट पर पूरा इमोशनल आउटपोरिंग हो जाता है इंडिया में, जिस तरह के हम लोग हैं, ईस्टर्न लोग हैं, और एक ही इंसिडेंट काफी होता है सारे रिश्तों को बर्बाद करने के लिए। अमेरिका का जहां तक सवाल है, मुझे लगता है कि अमेरिका का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाइना में है और चाइना का भी इन्वेस्टमेंट अमेरिका में है। तो अमेरिका भी चाहेगा कि एक स्टेबल रिलेशन हो, अमेरिका भी ट्रबल नहीं चाहेगा। लेकिन इंडिया में अगर अमेरिका इन्वेस्ट करेगा तो इंडिया में ऐसा एटमॉस्फेयर चाहिए कि कॉम्पिटिटिव रेट हम दे सकें। आगे चैरिटी नहीं करने वाला अमेरिका, ये इस मनोबल से हमें ऊपर आना पड़ेगा। हमें वैसा कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर तैयार करना पड़ेगा जिससे कि उनके जो कंपनीज हैं, चाइना में जाकर मैन्युफैक्चर करते हैं, वो इंडिया को एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन समझे, मलेशिया को नहीं समझे, कोरिया को नहीं समझे, तभी जाके इंडिया कॉम्पिटिटिव हो सकता है। और आपने एक बात कही, लेकिन जो हमारा सवाल है भारत, अमेरिका और चाइना के संबंध, और अमेरिकी जो अमेरिकी एक्सपर्ट हैं या वहां से जो जुड़े लोग हैं उनसे मेरी कई बार बातचीत हुई है, तो उनके सामने आता है जब भी कोई भारत से अलग देश भारत की तरफ देखता है तो उस दो देशों को अपने अनुसार तोलता है। वो चाइना, चीन और भारत, उसमें देखता है कि क्रेडिबिलिटी के फैक्टर आती है तो भारत के प्रति आती है, चाइना के प्रति कम आती है। ये कई रिपोर्ट्स भी हैं, कई सर्वे भी हैं, कई डिस्कशन पॉइंट हैं। विजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय जी, भारत, अमेरिका, चीन के संबंध को आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, जो अभी मौजूदा हालात हैं और जो पिछले इतिहास रहे? देखिए, अभी अगर हम इसको एनालाइज करें इस दृष्टि से, तो जब से मोदी सरकार आई है तो क्या कुछ हुआ है विदेश नीति के मोर्चे पर, तो उस संदर्भ में हम इसको परिभाषित कर पाएंगे। पहली बात तो ये कि मोदी जी ने एक जो नया रास्ता जो अपनाया है कि वो एक साथ 2-3 मोर्चों पर काम कर रहे हैं। एक तो विदेश नीति में पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारना, दूसरा चीन के साथ उन्होंने जो नई अप्रोच है कि उसमें कोई झगड़ा या वो गर्म बातें नहीं, चीन की बात को आराम से सुनिए। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा चीन बूढ़ा हो गया है। नहीं, चीन बूढ़ा भले हो गया हो, पर आप ये मत भूलिए कि अगले कम से कम 10 साल तो उसकी ताकत किसी भी अच्छे जवान से ज्यादा बेहतर है। अच्छा जी। तो जब बूढ़ा होगा तब होगा, अभी नहीं है वो। मतलब वो हमारे भाजपा के नेता शांता कुमार के उस बयान से सहमत आप लगते हैं, और चाइना के परिप्रेक्ष्य में कि 80 साल के जवान भी देखे और 24-25 साल के बूढ़े को देखा उन्होंने। वो तो ठीक है, पर अगर हम विदेश नीति की नजर से बात करें जी, तो अभी कुछ बड़े पॉजिटिव परिवर्तन हो रहे हैं। एक तो जैसा मैं उसको फिर रिपीट कर रहा हूं कि पड़ोसी देशों के साथ
छोटे देशों के साथ संबंध सुधारना। दूसरा, चीन के साथ जो अभी मेरा सवाल है अजय जी, भारत, चीन और अमेरिका के संबंध, बाद में रूस की बात भी आ रही थी, और फिर जैसे ब्रिक्स एक नया ग्रुप बना है, तो ये जो त्रिकोण है, इस त्रिकोण में भारत की स्थिति को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, इस वक्त जो भारत के लिए एक बहुत अनुकूल स्थिति है कि चीन के साथ भले ही उसे लड़ना नहीं है और कई साल तक, अगले कुछ साल तक लड़ना भी नहीं चाहिए, पर इस बीच में उसे अपने नए दोस्त बनाने हैं और अपनी अंदरूनी हालत को सुधारना है, आर्थिक हालत को भी और सुरक्षा की हालत को भी। मोदी सरकार इस दिशा में काम कर रही है। आप देखिए जिस तरह से वो अमेरिका के साथ संबंध सुधारने पर बड़े आराम से उन्होंने पुरानी तलखी अमेरिका के जो भी व्यवहार था उसके बावजूद उन्होंने जिस मिठास के साथ अमेरिका से हाथ मिलाया है, वो जापान जाने वाले और जापान के साथ खास संबंध भारत बना रहा है। और इसके अलावा ये जितने भी देश हैं साउथ ईस्ट एशिया के, उनकी तरफ भारत जिस तरह से हाथ बढ़ा रहा है, वो अपने आप में न सिर्फ भारत को मजबूत करेगा और उन देशों के साथ उसके संबंधों को सुधार रहा है जो खुद चीन से परेशान हैं, तो वो अपने आप ही भारत को चीन के मुकाबले कहीं बेहतर स्थिति में खड़ा कर सकता है। तो मोदी जी ने ये जो कदम उठाए और उसके साथ एक भीतरी जो परिवर्तन वो कर रहे हैं कि एक तो ये कि बॉर्डर्स में जिस तरह से पिछले 15 दिन में फैसले हुए हैं कि भारत की सीमा की सुरक्षा के लिए तैयारियां बढ़ाई जाएं, सड़कों के बारे में उन्होंने यहां तक विजय भाई, हमारे पास समय बहुत कम है, एक छोटा सवाल है सभी पैनलिस्ट से कि दो बिंदु हैं, एक ब्रिक्स और सार्क, दोनों में अमेरिका नहीं है, दोनों अलग थलग है। अमेरिका अलग है, ब्रिक्स में चाइना भी है, रूस भी है, इंडिया भी है, ब्राजील भी है, सार्क में हमारे पड़ोसी देश हैं। तो ब्रिक्स और सार्क के परिप्रेक्ष्य में अमेरिका भारत के संबंध को आप किस तरह देखते हैं? अति संक्षिप्त विजय जी, आप शुरू करते हैं। मेरे हिसाब से अब भारत को एक बड़ा पॉजिटिव दृष्टिकोण रखना चाहिए, अमेरिका जो भी करता रहा हो, लेकिन कुल मिला के अमेरिका भारत का एक नेचुरल एलाई है और उसे एलाई की तरह ही रखना चाहिए। चीन को बैलेंस करने में भी वो काम आएगा और जो भारत की अपने जो जरूरतें हैं वो भले विश्व के बाजार के लिए हो, वो भी भारत के लिए पूरी हो। जी सुरेश जी, देखिए मुझे लगता है कि सैन्य ताकत के बल से नहीं देखना चाहिए और आपकी पॉलिसी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी होनी चाहिए, और यही मुझे लगता है अगले दशक तक इंडिया को खड़ा करेगा। और इसमें जहां हमें अमेरिका से फायदा हो अमेरिका के साथ रहना चाहिए, चाइना से फायदा हो चाइना के साथ रहिए, और सार्क, आसियान, एशिया पैसिफिक, उसके G20 जो भी है जी, उसके बाद ही आप यूरोप की तरफ देखेंगे तो आपको यूरोप भी इज्जत की तरह दिखेगा। देखिए तीनों चीजें अलग हैं, ब्रिक्स अलग है, सार्क अलग है, अमेरिका भारत के दो तरफा रिलेशन अलग है, चीन के साथ भारत के दो तरफा जो रिश्ते हैं वो अलग हैं, सबकी अपनी अहमियत है। जहां तक सार्क की बात है, सार्क का जो कॉन्सेप्ट था जो 1984 में बनाया गया, वो था यूरोपियन यूनियन की तरह इसको एक लूज फेडरेशन टाइप का बनाया जाए, जहां पर जो मेरा सवाल सीधा सवाल है और समय कम है, जो सुदेश जी ने कहा कि भाई स्ट्रेटेजी के हिसाब से मिलता है, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की बात, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, साथ में जो सूचना तकनीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसको हमें अपने यहाँ मजबूत करना पड़ेगा। दीपिका जी, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के साथ मैं समझती हूँ डिफेंस डिप्लोमेसी नरेंद्र मोदी जी इस पे प्राथमिकता देंगे, और साथ ही साथ में जो फोकस होगा वो सार्क कंट्रीज पे होगा, ईस्टर्न कंट्रीज पे होगा और चाइना पे होगा। और अमेरिका और यूरोप डेफिनेटली है, नेचुरल एलाई है अमेरिका, परंतु इन पे जो तवज्जो है वो बाद में होगा। पहले इनिशियली सार्क, जापान, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज एंड चाइना, ये हमारा होगा। जी आपको ऐसा लगता है? जी हामिद जी। जी बिल्कुल, डॉक्टर दीपिका जी से सहमत हूं कि पहले सार्क देशों की तरफ देखें, उनसे संबंध हमारे अच्छे हो सके और कहीं ना कहीं हम आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो सके, जिससे कि अमेरिका और जो भी और बड़ी ताकतें हैं उनसे हम टक्कर ले सके, उन पर दबाव में ना आए और अपना जो हमारा सम्मान है, आत्मसम्मान है, उससे हम कभी कंप्रोमाइज ना करें और उससे डिप्लोमेटिक रहें। जैसा कि आपने सुना इकोनॉमिक पर रहेगा, इसलिए शायद एक ही व्यक्ति को दोनों मंत्रालय दिए गए हैं। नहीं वो ठीक है, अभी उसमें कई बदलाव है और कभी चेंज है, वो आपका अपना इंटरप्रिटेशन है। अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और आगे देखना है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। एक आदमी पूरा बोझ को नहीं संभाल सकता है और सभी नरेंद्र मोदी नहीं हो सकते हैं। तो जो हम लोग ने चर्चा की, बात निकल के आई कि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की बात आई और डिफेंस डिप्लोमेसी की बात आई, साथ संबंध इसीलिए पिछली सरकार के निर्णय थे जनरल सुहाग को लेकर के, उस पर सरकार ने कोई
ठोस कदम नहीं उठाया, यथास्थिति बनी रहने दी, तो हमारा मानना है हर मामले की तरह मोदी जी जो है विदेश नीति को लेकर भी पूरी तरह स्पष्ट हैं। मोदी अपनी ओर से पूरी कोशिश करते दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन मोदी की नीति कितनी असरदार साबित होगी, मोदी एशिया और बाकी देशों में भारत का दबदबा कितना बढ़ा पाते हैं और सबसे बड़ी चुनौतियां को कितने कितना खरा उतर पाते हैं, इसके लिए काफी लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि समस्याएं गंभीर नहीं, बहुत ज्यादा गंभीर है। तो आज इतना ही सही, इतना ही आपके साथ हम आगे चर्चा करेंगे। कुमार राकेश को दीजिए इजाजत और देखते रहिए ताजा खबरों के लिए चैनल 1। क्या इस बार लहर थी कि जिसके चलते अपना दल जो उत्तर प्रदेश में 2 सीटें आपको मिली और दोनों सीटों पर आपने विजय। पिछड़ों को हमें अपने साथ जोड़ना है और अपना दल जो मेरी पार्टी है, पिछड़ों की भागीदारी के लिए संघर्ष का एक लंबा इतिहास है। आपने उसमें भी जीत हासिल की थी, 2014 में भी जीत हासिल की और माहौल दोनों के फर्क थे। पहला चुनाव था तो वाकई में बहुत डर लग रहा था, क्योंकि उस समय पार्टी की पूरी क्रेडिबिलिटी एट स्टेक थी। हमारी पार्टी के लिए तो ये सर्वाइवल का। देखिए खास बात अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल के साथ रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। जब देश में हो बदलाव की बयार, जब कटघरे में हो सरकार, जब लोकतंत्र पर हो संकट और जनता मांगे अधिकार, तो करनी होगी देश की बात। देखिए रविवार शाम 7 बजे और रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। सितारों की गपशप, ग्लैमर का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग, तो किसका हुआ डब्बा गुल। बी टाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज देखिए रोजाना मूवी मिर्च मसाला दोपहर 2:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। सियासत के गलियारों से निकला मुद्दा हो, या फिर हो बाजार का उतार चढ़ाव, कानून व्यवस्था का सवाल हो, या फिर हो आम आदमी की आवाज, सरकार का रिपोर्ट कार्ड हो, या फिर हो विपक्षी पार्टियों के आरोप, उत्तर प्रदेश की हर खबर पे रहेगी हमारी पैनी नजर। क्या इस बार लहर थी कि जिसके चलते अपना दल जो उत्तर प्रदेश में 2 सीटें आपको मिली और दोनों सीटों पर आपने विजय। पिछड़ों को हमें अपने साथ जोड़ना है और अपना दल जो मेरी पार्टी है, पिछड़ों की भागीदारी के लिए संघर्ष का एक लंबा इतिहास है। आपने उसमें भी जीत हासिल की थी, 2014 में भी जीत हासिल की और माहौल दोनों के फर्क थे। पहला चुनाव था तो वाकई में बहुत डर लग रहा था, क्योंकि उस समय पार्टी की पूरी क्रेडिबिलिटी एट स्टेक थी। हमारी पार्टी के लिए तो ये सर्वाइवल का। देखिए खास बात अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल के साथ रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। देखिए खास बात ब्रजमोहन सिंह के साथ हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। जब देश में हो बदलाव की बयार,
जब कटघरे में हो सरकार, जब लोकतंत्र पर हो संकट और जनता मांगे अधिकार, तो करनी होगी देश की बात। देखिए रविवार शाम 7 बजे और रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। सितारों की गपशप।